डिक्लेयर स्टूडेंट ग्रेड अरे 1:5 ऑफ 4, तो ये कौन सा अरे होगा बेटा आपका? दिस इज 1D अरे ना। 1D। 1D अरे के अंदर हमने कहा था दिस इज नोन एज लोअर बाउंड, है ना। एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, उसने पूछा कि ये क्या चीज है, एंड दिस इज अपर बाउंड, राइट बेटा। अच्छा, यस। और यहाँ पे एन क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या चीज है, भी इंडेक्स है, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग द स्टूडेंट ग्रेड ऑफ थर्ड स्टूडेंट इन एक्स, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, कोई अरे बनाया है स्टूडेंट ग्रेड, इस अरे का साइज क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, ये हमारा इंडेक्स है। तो इट विल बी बेटर कि हम इसको लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट में, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये जो थर्ड वैल्यू है, अरे 3 वाली वैल्यू, व्हाट एवर रिटर्न ओवर हेयर इट विल बी स्टोर्ड इन एक्स, अगर ये वाली कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब वही बात हो रही है, यूज द टेक्निकल टर्म्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 1:5 इन दिस सुडो कोड। तो आप क्या टेक्निकल टर्म यूज करोगे बेटा आप इसके लिए मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, हेलो, यस सर, यस बोलो सर। ना बेटा, 1:5 के लिए क्या टेक्निकल टर्म्स यूज करोगे, 2 मार्क्स के लिए आपको डिस्क्राइब करना है। सर तो सर अपर एंड लोअर बाउंड यूज करेंगे। These are the upper and lower bound. One is showing the upper bound and the five, sorry, lower bound, and 5 is showing the upper bound. ठीक है। और n क्या है, n है इंटीजर। ये कौन सा क्वेश्चन है जो मैं, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये आ गया है 2D अरे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं ना तो हम बड़ा डर लगता है कि अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इजी होता है, इसमें बिल्कुल आपको परेशान होने की नीड नहीं है। सबसे पहला काम तो ये है मेरे बच्चों कि आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड करनी है और उसको अंडरस्टैंड करनी है। ये स्टेटमेंट अगर आपकी समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है ये, अ टू अरे पिक्चर, ठीक है। पहले आप इसको रीड करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। आप सही से रीड करो इसको, ऐसी कोई स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिलेगी तो प्रॉपरली रीड करना है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये एक 2D एरे है पिक्चर। हम्म हम्म उसमें क्या कहते हैं, अपना एक एरे है और रिप्रेजेंट्स 1 पिक्सल ऑफ द इमेज। वो हम्म ग्रे स्केल स्केल इंकोडेड रेंजेस, हम्म, और उसकी रेंज है 0 to 255 तक। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें सही है। हर ये एक पिक्सल में 0 to 255 तक की वैल्यू हो सकती हाँ, जीरो जो है वो ब्लैक है, 255 वाइट होगा, और बीच के अंदर जो ग्रे स्केल होंगे, आप यहाँ पर देखो कोई वाइट है, ये वाइट होगा आई थिंक, ठीक है ना। ये आपको डार्क ग्रे नजर आ रहा है, कुछ लाइट ग्रे है, हाँ कुछ उससे ज्यादा लाइट ग्रे है, हाँ डिफरेंट कलर्स आपको नजर है। आ मतलब रहे हैं। वो जितना 255 से करीब होगा उसका शेड वो वाइट डार्कर होगा, होता जाएगा। नहीं वाइटर, अच्छा वो वाइट हो, वाइटर हो, सही। ठीक है ना। 255 से जो नियरर होगा वाइटर होगा, और जो क्या कहते हैं आपका जीरो के नियरर होगा वो डार्कर होगा। इसकी एग्जांपल आप इससे ले लो सही। कि 0 और 255 है, तो आपने 255 बल्ब को ऑन किया हुआ है और 0 बल्ब को ऑन किया हुआ है। तो आप 0 बल्ब को ऑन किया हुआ है, जैसे आप बल्ब को एक एक करके ऑन करते जाएंगे ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, हाँ लाइट बढ़ती जाएगी। और आपने यस। 255 बल्ब को ऑन कर दिया है, अब ऑफ करना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे जैसे बल्ब को ऑफ करना शुरू करेंगे तो डार्कनेस बढ़ती जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है हमारा, राइट। अच्छा यस। भी, अब क्या कह रहा है ये, अब याद क्या रखना है मेरे बच्चों कि अगर हमारे रेंज। पास ये जो 1D अरे था, ये अरे को हमने क्या कहा था कि दिस इज अ 1D अरे, ठीक है ना। ये हमारे हमारा अरे क्या था बेटा, ये 1D अरे था। इस 1D अरे के अंदर बेसिकली हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है इन वन कॉलम, एक कॉलम के अंदर हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है ना। 2D अरे के अंदर क्या होगा, और एक कॉलम है, और रोज कितनी है बेटा इसके अंदर, ये सारी की सारी क्या है, हमारी रोज हैं। कितनी रोज हैं बेटा, 1 2 3 4 5, ये हमारी रोज हैं।
तो 1D अरे के अंदर 1 कॉलम मल्टीपल रोज होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि स्टूडेंट ग्रेड एट 2 इक्वल्स टू ए, तो मुझे क्या करना है, यहां पर एक रो नंबर 2 के अंदर मुझे ए लिखना है। ये मतलब हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट ग्रेड इक्वल्स टू 3 ऑफ 3 इक्वल्स टू ए या बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बी लिख रहा हूँ। तो ये जो 3 है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 हो जाए ये, हाँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये 2 और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो को। इस पे कोई ऑब्जेक्शन है आपको? एनीवन हैज एनी ऑब्जेक्शन? नहीं सर। नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर अगर 1 कॉलम आपके पास होता है तो आप क्या लिख रहे होते हो, रो लिख रहे होते हो। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे सपोज किया इस जगह कोई डेटा स्टोर करना है, सपोज किया, ठीक है। तो ये है आपका 1 2 3, 1 2 3 4। अब मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा अभी, इसका नाम क्या दिया अरे का इन्होंने, अरे का नाम दिया इन्होंने पिक्चर। हाँ बेटा, अब इस पिक्चर का, ये वाली पिक्चर का एड्रेस क्या होगा, क्या एड्रेस होगा मेरे बच्चों, 3 4 3,4। तो क्या किया हमने, पहले हमने लिखी है रो, रो तो आता ही आता है, हमने कॉलम ऐड किए हैं तो कॉलम वाली वैल्यू भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। वरना अगर खाली हमारे पास 1D अरे होता तो रो नंबर तो हम लिखते ही, ठीक है मेरे बच्चों। तो पहले क्या लिखेंगे हम, रो नंबर, देन हम क्या लिखेंगे, कॉलम नंबर। एनी ऑब्जेक्शन मेरे बच्चों? मैं कहता हूं कि स्टोर एट 75 एट दिस लोकेशन, या मैं कहता हूं आउटपुट डेटा फ्रॉम दिस लोकेशन, इस लोकेशन का डेटा आउटपुट देना है। तो क्या कमांड होगी भाई, आउटपुट, क्या नाम है, पिक्चर, क्या होगा बेटा, क्या एड्रेस दोगे आप? 7 6 नहीं, मैं इसी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ अभी। 3 5 मैं यहाँ पर हूँ तो क्या होगा ना, ये 5 तो 3 5 5 3 3। पहले मेरे बच्चों, पहले रो नंबर आएगा हमेशा। अगर 1D अरे है तो सिर्फ रो नंबर आएगा, 2D अरे है तो पहले रो नंबर फिर उसके बाद कॉलम नंबर ऐड हो जाएगा। तो रो नंबर 5 है, कॉलम नंबर 3 है। मुझे अगर इनपुट लेना है तो इनपुट कैसे लूंगा मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा पिक्चर, क्या करना है मुझे, पहले रो नंबर क्या है, ये 6 है, ये 7, फिर कॉलम नंबर ये 5 और ये 6, ठीक है बेटा। अच्छा, मुझे ये अरे बनाना है, सपोज क्या इसका अरे बनाना है, डिक्लेयर करना है। तो ये अरे कैसे डिक्लेयर होगा बेटा, क्या लिखूंगा मैं, कौन सी सर? ये अरे एक ही बनाना वाली है, 240? पिक्चर वाला अरे बनाना है। अच्छा, ऊपर वाला। डिक्लेयर, नाम क्या है इस अरे का, पिक्सल? क्या नाम है, नहीं, ये पिक्चर पिक्चर। पिक्चर। तो क्या लिखेंगे हम, डिक्लेयर पिक्चर, पिक्चर ऑफ हाँ, अरे 1 to 255। पिक्चर कॉलन अरे, हाँ बेटा, ऑफ 1 to 255, नहीं, 1 0 to 255। 0 255। 0 क्यों मेरे बच्चों, सर 0 लिखा सर हुआ है। रॉ नंबर और कॉलम नंबर लेंगे ना, रो नंबर और कॉलम नंबर लिखते हैं ना, वो तो अच्छा तो रेंज है। वो तो फिर रेंज है उसकी। फिर 1 से अच्छा, 240
ना नहीं मेरा बच्चा, नहीं पहले रो नंबर लिखें। कितनी रोज हैं इसके अंदर, काउंट करो आ, कितनी रोज बन रही हैं। अच्छा अच्छा, 7 सही सही। कितनी 8 रोज बन 8 रही है बेटा, 8 रोज बन रही हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1:8। 1:8 क्या हो गया, ये अपर रोज बाउंड और लोअर बाउंड हो गया रो का। फिर क्या लिखेंगे, कॉलम। कितने कॉलम है भाई, 8 2 3 कॉलम भी चेक 4 कर लेते हैं कितने। 1 8 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 1:8। अच्छा, अब इसमें लिख क्या रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं बेटा इसके अंदर हम, इंटीजर। इंटीजर। ठीक है बेटा, इट क्लियर। हमें क्या करना है कि ये जो आपके पास 2D अरे बना हुआ है, इसके अंदर हर जगह आपको सपोज किया यू आर आस्क्ड टू स्टोर 0, क्या करोगे बेटा। सर इंडेक्स की हर वैल्यू पे 0 स्टोर कर देंगे। इंडेक्स की हर वैल्यू पे 0 स्टोर करेंगे, तो अब क्या करें। सर हाँ बच्चों, हर जगह मुझे 0 लिखना है। कितनी जगह 0 लिखना है बेटा। सर आई और जे दो वो लेंगे, उनको पहले। हाँ, हमें क्या करना है मेरे बच्चों, ये दो लूप चाहिए। एक लूप चलेगा 1 से लेके 8 तक, और एक लूप चलेगा 1 से लेके 8 तक। पहला लूप रिप्रेजेंट कर रहा होगा रो को, और फिर हर रो के अंदर वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। ठीक है ना। तो पहले एक लूप चलाओगे आप रोज के लिए। सपोज क्या, मैंने एक वेरिएबल ले लिया रो एंड कॉलम, सही है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर रो एंड कॉलम, डिक्लेयर रो कॉमा कॉलम इंटीजर। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा जो रोज तक चलेगा। तो हम कहेंगे फॉर रो इक्वल्स टू 1 to 1 8। to 8 फिर हर रो के अंदर 8 कॉलम तक हम लूप चलाएंगे। फॉर ऑल इक्वल्स 1 to 8। और फिर हम क्या करेंगे, हर कॉलम के, हर रो और हर कॉलम की वैल्यू को, यानी पिक्चर रो, पहले क्या आती है रो कामा कॉलम इक्वल्स टू 0। 0। नेक्स्ट कॉल, फिर नेक्स्ट रो। अच्छा, कभी कभी एग्जाम के अंदर इन्होंने इसके लिए आई और जे का वर्ड यूज किया है। तो रो के लिए पहले रो आती है, तो फिर रो के लिए आई होगा, और फिर कॉलम आता है तो कॉल के लिए क्या होगा, जे होगा। सही है बेटा, इज देयर एनी इशू। नो सर। नहीं है। चले, अब क्या कह रहा है, a function lighten is required to lighten the image. Lightening an image may cause it to burn out. An image is said to be burned out if any pixel is set to the maximum value of 255. किसी की भी वैल्यू अगर 255 हो जाएगी तो वो बर्न आउट हो जाएगा। The function lighten will increase the value of each pixel by 10%. ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ द रिजल्टेंट इमेज इज बर्न आउट। अब आपको क्या करना है, हर पिक्सल की वैल्यू को 10% इंक्रीज करना है। तो क्या करेंगे भाई हम, हमें फंक्शन चाहिए, क्या नाम है फंक्शन का, राइट हैंड लाइटन। लाइटन। और ये रिटर्न बुलियन करेगा। रिटर्न क्या कर रहा है ये देख लें, बता, हाँ बुलियन। बुलियन करेगा। फंक्शन लाइटन, और ये इसको कोई चीज पास कर रहे हैं, नहीं बोला इसमें। और नहीं, इसको ये क्या लोग कर तो नहीं रहे हैं हम, करे। रिटर्न बुलियन। बुलियन। अब सोचें बेटा किस तरह होगा, पहले आप लोग सोचें जरा, 5 मिनट लगाएं इस पे सोचने के लिए क्या करना चाहिए। ये आपके सामने एक वो है, इसके अंदर हर पिक्सल की वैल्यू को हम 0 कर रहे थे,
यहाँ पर क्या कह रहा है, ये वाला कोड जो हमने लिखा है, इस कोड के अंदर हम हर पिक्सल की वैल्यू को क्या कर रहे थे बच्चों, 0 कर रहे थे। यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड में हर पिक्सल की वैल्यू को 10% इंक्रीज करना है। यानी राइट, यहाँ पर जो आपने कोड बनाया ना बेटा, ये क्या कर रहा है, हर पिक्सल की वैल्यू को 0 कर रहा है। आपको एक कोड बनाना है जो हर पिक्सल की वैल्यू में जो भी वैल्यू है, इसको 10% इंक्रीज कर दे। सर इसकी कैपेसिटी को या वैल्यू जो को, जो भी करंट वैल्यू वैल्यू है उसको? उसको 10% इंक्रीज कर दें। यानी अगर किसी की अच्छा, वैल्यू 200 लिखी हुई है, तो उसको 10% इंक्रीज कर देगा तो क्या हो जाएगी, वो 220। 220 हो जाएगी। तो 220 का फार्मूला क्या बनेगा बेटा, फार्मूला बना लो। चलें शाबाश, जल्दी से पहले खुद ट्राई करें। कोड को यूज करते हुए एक कोड बनाना है जो वैल्यू को 10% इंक्रीज कर दे। सर अगर हम लोग 1.1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू दी हुई है रोज और कॉलम्स में, तो वो फिर 10% इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा देख लेते हैं। सपोज क्या 80 है, 80 को 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा, 88। 0, 8 टाइम 8, 8 टाइम 8, तो ये हो गया 88.0। ठीक है ना, आपकी वैल्यू 200 लिखी हुई है, इसको अगर 1.1, यानी हम क्या कर रहे हैं 110, बेसिकली 1.1 क्या है, ये इसको आपको 10% इंक्रीज करना है। 10% इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि ये होना चाहिए 110%। 100% पहली है, उसके अंदर 10% आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो 110%। ठीक है ना, तो 110% क्या होगा, 110% ना, 110, तो 110 को परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे 110 को, तो 110 को हमने 100 से डिवाइड किया है, तो आंसर आ जाएगा 1.1। ठीक है, अब मैं 200 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.1 से, तो क्या हो रहा है, 0, 0, 2, 2, और पॉइंट आ गया तो 220। देखें, 200 को मैंने 20%, 10% इसका 20 होता है, 200 को मैं 20 ऐड कर दूंगा, 220 हो जाएगा, तो ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है, जो अभी आप सजेस्ट किया है, ये फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है कि कितना होना चाहिए, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये थोड़ी सी आपको, सर मैंने कैलकुलेटर में करके देखा है। हाँ गुड 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 हो गया, गुड हो गया, ये मल्टीप्लाई किया। आपको करके, लेकिन वहां पे एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो इसकी लॉजिक आप किस तरह बना, अगर ऐसा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, 10% इंक्रीज करना है, 10% डिक्रीज करना है, तो 100% तो पहले ही है, प्लस तो 10% तो बेसिकली 110। 110% निकाल रहे हैं हम उस वैल्यू का। हाँ 110% निकाल रहे हैं, 110% का मतलब है कि 110 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाता है 1.1। ठीक है, चलें ये बात तो हो गई। अब ये बात हो गई बेटा, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पर आपने क्या किया था, हर पिक्सल की वैल्यू को 0 किया था, अब क्या करना पड़ेगा, पहले आप हर पिक्सल की वैल्यू रीड करोगे। अगर मैं कहता हूं कि भाई हर पिक्सल की वैल्यू आपको आउटपुट देनी है, तो आप क्या लिखते, आप लिखते प्रिंट, ये लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं आप, प्रिंट या आउटपुट, ये कर देते, तो हर पिक्सल की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, आउटपुट हो जाती है। अब आपसे कह रहा है कि हर पिक्सल की वैल्यू आपको आउटपुट नहीं देनी है, हर पिक्सल की वैल्यू को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है 10%। तो इसका मतलब है कि एक नई वैल्यू आ जाएगी, तो आप दो वेरिएबल बना दो, वैल्यू 1, वैल्यू 2। हाँ, तो कोई भी आप वेरिएबल बना दो। इन्होंने इसका वर्ड क्या यूज किया, इन्होंने इंक्रीज द वैल्यू। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, हाँ, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू। हमने दो वेरिएबल बना दिए। एक वेरिएबल क्या हो गया, मैं इसी के अंदर चेंज कर रहा हूँ, बाद में वहां पे करेंगे। एक वेरिएबल हमने बना दिया ओल्ड वैल्यू। ठीक है, ओल्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, क्या करना है मेरे बच्चों, इसको न्यू वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, विल बी ओल्ड इक्वल वैल्यू टू मल्टीप्लाई बाय 1.1। ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, शाबाश, 1.1।
या 110 डिवाइड बाय 100, ये हो गया। ठीक है, ये हो गई। अब इस वैल्यू को उठाकर कहाँ पे रखना है, अभी मैं कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं खाली वैल्यू को उठा के रख रहा हूँ। तो वैल्यू को उठा के रखने का मेथड क्या होगा भाई, हम लिखेंगे पिक्चर एट रो कॉमा कॉलम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। अब आ गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास लिमिट है कि आपकी वैल्यू मैक्सिमम 255 हो सकती है। तो सपोज किया कि आपके पास 250 लिखा हुआ था पहले से, 250 का 25% निकाला तो ये 10% निकाला तो ये आ गया 25.5। 25.5 को 250 में ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 275 ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो अब आपको इसको डील करना है। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया मेरे बच्चों, सबसे पहला काम हमने ये किया है कि हमने वेरिएबल ले लिए। क्या वेरिएबल लिए हमने, हमें एक तो वैल्यू रिटर्न करनी है, तो डिक्लेयर फ्लैग बुलियन, ठीक है ना, ये हमें रिटर्न करना है। दूसरा हमें क्या करना है मेरे बच्चों, हमें क्या करना है भाई कि डिक्लेयर रो कॉमा कॉलम कॉमा न्यू वैल्यू कॉमा ओल्ड वैल्यू, इंटीजर कर देते हैं हम, वरना न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू तो कैलकुलेशन से आ रही है तो उसको हम रियल भी कर सकते थे। तो हमने क्या किया, इसको इंटीजर यहाँ पे कर लेते हैं हम। और हाँ सही है, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू को इंटीजर कर लेते हैं ताकि वो जो है, ये हो गया। अब हम ये कहते हैं, सर तो उस पे INT का भी फंक्शन लगा सकते हैं। अगर आईएनटी का फंक्शन लगाना है तो फिर इसको आप, हाँ आप लगा दें, आईएनटी का फंक्शन लगा लेते हैं हम। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने फ्लैग को हमने क्या कहा कि वैल्यू हमारी अभी जो है वो इमेज बर्न नहीं हुई है, तो फ्लैग को हमने कर दिया फॉल्स। ठीक है। अच्छा, अब वही लूप चलाएंगे हम, फॉर रो, पहले रो वाला लूप चलेगा 1 to 8, फिर फॉर कॉल वाला लूप चलेगा 1 to 8। फिर हम क्या करेंगे, पिक्सल की वैल्यू उठाकर ओल्ड वैल्यू में लिखेंगे, ओल्ड वैल्यू इक्वल्स टू पिक्चर एट रो कॉमा कॉल। फिर उसके बाद क्या करेंगे में हम, न्यू वैल्यू विल बी इक्वल्स टू INT। INT किसका होगा भाई, ओल्ड वैल्यू टाइम्स 1.1। ठीक है, ये हो गई। ये इंटीजर में कन्वर्ट भी कर दिया हमने, वो जो आपका इशू था वो इशू भी आपका रिजॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा भी, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब लिमिटेशन है, अब हमें देखना है क्या करेंगे हम, इफ इफ न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 255 और इक्वल्स टू 255। एक साथ ही कर लें हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 255। हमें तो ये क्या कह रहा था अभी, एन इमेज Cancel इज हो बर्न आउट जाएगा। इज मैक्सिमम 255, 10। देन क्या किया अभी हमने, हमने कहा कि न्यू वैल्यू, तो हम 255 से ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, 255 कर देंगे। न्यू वैल्यू को क्या कर देंगे बेटा हम इसको 255 कर देंगे और फ्लैग को ट्रू कर देंगे। ये वाली बात समझ में ही नहीं आई बस, ये कोड समझ में आया नहीं आया बेटा। मैंने यही वाला कोड जो ऊपर लिखा था वही कोड लिख के मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो लिमिटेशन जो लगाई थी ना इसमें, वो कर दी है। क्या कह रहा है ये कि आपको वैल्यू मैक्सिमम आपको 255 लिखनी है, इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते हैं। तो अगर कोई वैल्यू 255 से ज़्यादा आ रही थी तो मैंने उसको 255 कर दिया।
चलें इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ग्रेटर देन 255 है तो उसको मैंने 255 कर दिया, है ना, एंड इफ कर दिया। फिर मैंने कहा कि इफ न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 255 देन फ्लैग को मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब इस वैल्यू को उठाकर जो आपकी न्यू वैल्यू है इसको पिक्चर में रखना है, ठीक है ना। तो क्या कमांड होगी भाई, पिक्चर एट रो कॉमा कॉलम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, न्यू वैल्यू। हो गया। अब लूप को एंड कर देंगे, नेक्स्ट कॉल नेक्स्ट रो, ठीक है। ये दोनों लूप आपने एंड कर दिया। अगर आपने इंडेंटेशन की केयर की है ना बेटा तो फिर आपको याद रहेगा, वरना सम टाइम भूल जाते हैं एंड करना। सर एंडिफ नहीं किया आपने, हाँ मेरा बच्चा, ये किया ना एंड। दूसरे दूसरे हाँ इसका। अगर हमने एक लाइन में लिखा है तो एंड इफ करने की नीड नहीं है, और चाहे तो हम कर भी सकते हैं, यहाँ कर देते हैं एंड इफ। सही, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया था ना, मैंने एक लाइन, ये वाली कमांड भी हम एक लाइन में लिख सकते हैं। ये पूरा मैं एक लाइन में लिख दूँ, खैर वो तो एक अलग इशू है, कोई वो नहीं है। ये तो मैं कोड मुझे असल में स्क्रीन पे आपको दिखाना है ना, तो इसलिए मैंने से एक लाइन में कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, सर रिटर्न करेंगे वैल्यू। रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए क्या रिटर्न करना है बच्चों, फ्लैग रिटर्न फ्लैग। फ्लैग रिटर्न करना है। और फिर क्या कर देंगे, एंड फंक्शन। याद रखना एक्शन है कि आपके हेडर का फंक्शन हेडर के मार्क्स हैं, ये ना, इसको फंक्शन हेडर को हम फंक्शन इंटरफेस भी बोलते हैं। जो फंक्शन का जो हेडर है ना, हेडर कौन सा है बेटा, एक एग्जाम में आया भी था, इतनी क्वेश्चन नहीं आया था उसमें था, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम फंक्शन हेडर भी बोलते हैं, फंक्शन इंटरफेस भी बोलते हैं, फंक्शन हेडर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा क्वेश्चन को देखते हैं ना तो हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन आप देखेगा कोई तो पहली दफा जब हम देखेंगे ना तो हमें क्या लगेगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कैसे होगा, ये तो हमसे होगा ही नहीं क्वेश्चन, ऐसी लगता है जब क्वेश्चन को हम देखते हैं। लेकिन जब उसको पढ़ रहे होते हैं फिर अपनी जो स्किल्स को हम रिकॉल कर रहे होते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं ये तो हमने किया हुआ था, ये तो हमने ये किया हुआ था। आपके पास 2 आवर्स होंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर को सॉल्व करने, पेपर का कोई ऐसा नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 उसी स्टाइल के अंदर आए जिस स्टाइल के अंदर आपका स्पेसिमेन पेपर में था या उसमें था। स्टाइल चेंज भी हो रहे होते हैं। आप ये देखें कि आपके जो स्पेसिमेन पेपर का स्टाइल और आपका जो उसका स्टाइल है, विंटर के पेपर का स्टाइल है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट है। अगर आपने इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली नहीं पढ़ा, इसी में था देखो, इसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि ये 2D अरे है, इसी में लिखा हुआ था कि 255 से 0 तक की वैल्यू इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि आपको बर्नआउट क्या है, किसको कह रहे हैं बर्नआउट, ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू 255 हो जाती है तो बर्नआउट होती है। कभी आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि दूसरे फंक्शन को जो आपने बनाया है उसको यूज करो। हमने किए क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर हमें देख लगता है, जब हम पढ़ते हैं उससे तो हमें लगता है कि बड़ा लेंदी इसका होगा कोड, जब उसको हम करने बैठते हैं तो पता चलता है कि इसने तो बोला हुआ है कि इस काम के लिए फंक्शन कॉल कर लो, इस काम के लिए फंक्शन कॉल कर लो। तो वो कोड जो हमें देखने में लग रहा था कि 10-12 लाइन का होगा, वो 3-4 लाइन में भी कंप्लीट हो जाता है। असल चीज ये है कि आप एग्जाम में घबराओ नहीं। कंप्यूटर का पेपर क्रिएटिव पेपर होता है, इसमें थिंकिंग का टाइम चाहिए होता है आपको। आपको अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है और घबराना भी नहीं। दूसरी चीज आपने देखी क्लास के अंदर मैं भी क्या होता हूँ कि सम टाइम कुछ चीजों को भूल जाता हूँ।
फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन के अंदर एक दफा ऐसा हुआ कि फाइल को ओपन करना भूल गया। तो जब तक अपने क्वेश्चन को हम रिव्यू, अपने आंसर को रिव्यू नहीं करेंगे हम, तो हम भूलेंगे, हम पता नहीं चलेगा कि हमसे कोई चीज मिस हो गई है। कीवर्ड अपने पास बना लेना कि भाई मुझे फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है तो मुझे ओपन फाइल यूज करना है, मुझे क्लोज फाइल यूज करना है। ये अब अगर आप जब दोबारा आप इसे देखोगे तो फिर देख लेना कि हाँ भाई मेरे से ओपन फाइल का कहीं पे मिस तो नहीं हो गया है। पेंसिल अगर आप यूज कर रहे हो तो डार्क पेंसिल यूज करना जो स्कैन हो जाए। पेन यूज कर रहे हो और आपका आंसर इनकरेक्ट हो गया है तो इस पर टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है उसको इरेज करने की या वो करने की। जस्ट एक लाइन ड्रॉ करना, लिख देना कि डन ऑन द पेज नंबर सो एंड सो, और उस पेज पर जाके उस आंसर को अटेम्प्ट कर लेना। ब्लैंक पेज अवेलेबल नहीं हो तो फॉरेन एग्जामिनर से मांग लेना, जो भी इन्विजिलेटर होगा उससे बोलना है कि मुझे पेपर पेज की नीड है, वो आपको पेज दे देंगे। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन आपका अगर आप ये देखते हो कि मेरी इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन है तो पूरा काट देना, दूसरे पेज के ऊपर लिखना। अर्ली पेपर सबमिट करवाने का कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं है, तो पेपर बिल्कुल टाइम पर सबमिट करवाना, जल्दी देने की कोई नीड नहीं है। ठीक है ना, पेपर बिल्कुल टाइम सर पे, वो क्योंकि खत्म होगा तो हम सबमिट करवाएंगे ना। मेरा बच्चा खत्म तो होगा ना कि नहीं होगा, इतना ही। आप जब करने बैठोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि पेपर 2 तो ज्यादा आसान है। पेपर 2 ज्यादा मुश्किल है। नहीं बेटा, अगर हमारे असल पेपर 1 लेंदी है, पेपर 2 जो है वो लेंदी नहीं है, उसका मटेरियल इतना, लेकिन अभी सर सिर्फ आपकी P1 नॉलेज बिल्ड इजी हो है। जाए ना। आपने 10-12 पेपर अभी तक हमने पेपर पूरे सॉल्व नहीं किए ना। रीजन ये है कि हम पूरे पेपर, अगर हम 10-12 पेपर आप सॉल्व कर लो ना बैठकर, एक पेपर को आप एक या दो सिटिंग में आप सॉल्व करो, 10-12 पेपर आपने सॉल्व कर लिए, बस आपका मसला हल हो गया। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो ना, ये जो क्वेश्चन आया था अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ये क्वेश्चन दूसरे स्टाइल के अंदर विंटर में आया। अगर मैं विंटर का पेपर खोलूं आपके सामने तो आप ये देखोगे, याद है ना विंटर का पेपर हमने किया भी था, तो उसके अंदर यही था, इसी टाइप की क्वेश्चन था। अब याद भी नहीं है विंटर का पेपर, याद है विंटर के क्वेश्चन के अंदर ये हमने किया था। मैं देखना एक मिनट, मुझे विंटर का पेपर, विंटर 21 का पेपर दिखाऊं तो बेटा क्या पूछ रहा है अभी, दिस अरे और ये एन इक्वल्स टू 42। अब पूछ रहा है ये आपसे, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वही है कि ये एन क्या चीज है, तो एन क्या है, हमारा इंडेक्स है। फिर एन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अपर बाउंड लोअर बाउंड। फिर वो बोल रहा है कि ये इसमें कितनी डायमेंशन हैं, अगर एक वेरिएबल है तो इसका मतलब वन डायमेंशन अरे है, अगर दो वेरिएबल होते तो ये क्या होता, टू डायमेंशन अरे होता। हाँ यही है ना, देखो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे वो ये देखो, ये यूज द टेक्निकल टर्म्स टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ, देखो ये वही बात है ना, यहाँ पे 1:5, वहां पे क्वेश्चन को फिर एन की वैल्यू पूछा, एन क्या चीज है। तो मेरे बच्चों पास्ट पेपर को जो है ना, आप अगर आप ये पेपर किसका है, 9608 का है, और हम ये हमारे पास जो पेपर आया था वो हमारा पेपर 9618 है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन वहां से आए हैं। तो बेस्ट वे ये है कि आप पूरे पूरे पेपर को 2015 ऑनवर्ड जितने पेपर, बल्कि आप 2015 ऑनवर्ड नहीं बल्कि हम 2021 बैकवर्ड अगर हम वो करें तो जितने, अच्छा हो सकता है कोई ऐसी कमांड क्वेश्चन के अंदर आ जाए जो हमने नहीं पढ़ी है, तो परेशान नहीं होना है, अपना एजुकेटेड गैस लगाना है कि यार ये कमांड अगर लिखी हुई है तो इसका क्या पर्पस होगा। मैं बता रहा हूँ कि कोई कमांड आपको नहीं आती है ना, तो अपना अपनी जो है ना गैस लगाना है, आपको बिल्कुल आपको डल होके नहीं बैठना है वहां पर, गैस लगाना है कि ये कमांड क्या बोल रहा होगा, ये तो अजीब सी चीज है, ये क्या हो रही होगी। ठीक है ना, तो हो जाएगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है बेटा, हो जाएगा 2D अरे। याद रखो यस सर। बेटा, ये कॉन्फिडेंस रखो कि आपको आता है, स्पेशली पेपर 2 पूरा हमने किया हुआ है, पेपर 2 आपको आता है, याद रखो। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को समझना है, तो जो आपकी अपनी स्किल्स हैं उनकी बेस के ऊपर उसको सॉल्व करना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, पेपर 2 आपका अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह पेपर 4 भी आपका अच्छा होगा।
क्योंकि पेपर 2 ही यूज होगा आपके पेपर 4 में। उसमें ये कि आपको कंप्यूटर मिलेगा, आप कंप्यूटर बैठ के टाइप करोगे, फिर एक वर्ड की फाइल मिलेगी, अपना कोड वहां से टेस्ट करोगे, चलाओगे, ओके हो जाएगा, वहां से कॉपी करोगे, कोड को ले आकर वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दोगे। बस ये काम करोगे इसमें पेपर 4 में। और कुछ बेटा बोले 2D अरे के अलावा कोई चीज? सर वो आपने हाइब्रिड कंप्यूटिंग का क्या बताया था P1 का? हाइब्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं? जी सर, उसके अंदर है ना हाइब्रिड कंप्यूटिंग। हाँ, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास क्या था, एक हमारे पास प्राइवेट क्लाउड था। प्राइवेट क्लाउड क्या है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना क्लाउड बनाया हुआ है, ठीक है ना। मैंने ये नोट्स अपडेट भी किए हैं, वहाँ पे जाके वेबसाइट पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे कि आपने क्या किया हुआ है, अपना क्लाउड बनाया हुआ है और अपने क्लाउड के अंदर आपने डेटा को स्टोर किया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपको एडवांटेज क्या होता है कि प्राइवेट क्लाउड में जो भी आपने डेटा स्टोर किया हुआ है वो सिक्योर होता है, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी कंपनी ही उसको एक्सेस कर रही है। जब आपकी अपनी कंपनी उसको एक्सेस कर रही है तो आपका डेटा क्या हो गया है, सिक्योर हो गया है। तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा प्राइवेट क्लाउड। लेकिन प्राइवेट क्लाउड को मेंटेन करना आपके लिए ज़रा एक्सपेंसिव होता है। तो हम क्या करते हैं कि पब्लिक क्लाउड को यूज करते हैं। जैसे आपका आई क्लाउड हो गया, आपका गूगल ड्राइव हो गई, आपकी वन ड्राइव हो गई, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पब्लिक क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड के अंदर क्या है कि कोई कंपनी है जो कि आपको क्लाउड सर्विसेज दे रही है, क्लाउड सर्विसेज वो डेडिकेटेड आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, उस कंपनी के उस पर जाके अपना डेटा को स्टोर करते हो। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हमारा कुछ डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम ये चाहते हैं कि इसको हम किसी पब्लिक क्लाउड पे स्टोर नहीं करें, है ना। हम क्या करें, अपने पास इसको स्टोर करके रखें। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम अपने प्राइवेट क्लाउड के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, और जो लेसर इंपॉर्टेंट डेटा होता है, सिक्योर होता है, उसको ले आकर हम कहाँ रख देते हैं, पब्लिक क्लाउड पे, ठीक ना। तो इस तरह क्या हो गया कि हमारे पास दो टाइप के क्लाउड हो गए, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है ना। एक आपके सही। पास क्या हो गया, एक मिनट, अपडेट नहीं किया है क्या, एक मिनट को बेटा, मैं यहाँ नोट्स ले आऊँ ना। कम्युनिकेशन, ये मैंने अभी वहाँ अपडेट नहीं किया। फाइल सेव एज, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये बिल्ड बाय कंपनीज फॉर यूज ओनली देयर एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स, यानी आपने अपनी कंपनी के लिए अपना क्लाउड बनाया हुआ है, उसको आप यूज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये आपके लिए एक्सपेंसिव होगा, इसकी मेंटेनेंस आपके लिए एक्सपेंसिव होगी। पब्लिक क्लाउड क्या है कि अवेलेबल टू एनीबॉडी दैट वांट्स टू परचेज और लीज द सर्विसेज, सम ऑफर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री स्टोरेज, ठीक है ना। और सम टाइम क्या होता है कि जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है ना, इसके अंदर आपके पास 5 GB 15 GB 15 GB आपको फ्री में मिलता है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो फिर आपको पे करना पड़ता है, ठीक है ना। आपका जो वन ड्राइव है वो आपको 5 GB देता है, आपका जो आई क्लाउड आपको 5 GB फ्री देता है। आपको ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, मंथली या ईयरली जो भी सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ही इनसिक्योर है, आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा और आप डेटा को इसमें स्टोर करोगे,
बस इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपका डेटा आपके पास नहीं है, किसी और के पास है। हाँ, किसी थर्ड पार्टी के पास आपका डेटा है। अच्छा, अब हम करते क्या है कि बैंक्स जो है ना, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि जो बहुत सिक्योर डेटा होता है उसको वो प्राइवेट क्लाउड पे रख देते हैं, और जो लेस सिक्योर डेटा होता है उसको पब्लिक क्लाउड पे रख देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या हो गया, आपके पास हाइब्रिड क्लाउड हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया है? जो पब्लिक क्लाउड होता है उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन और प्लेटफॉर्म प्रोविजन होती है, वो क्या होता है? हाँ, अब आपको देखना है ना मेरा बच्चा कि पब्लिक क्लाउड है, अब आपके पास जो सॉफ्टवेयर आप चलाना चाह रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पब्लिक क्लाउड तो जनरल इसके लिए है ना, स्पेसिफाइड फॉर यू नहीं है, ठीक है ना, वो तो जनरल है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर एक आपके पास क्या होता है, एक इशू क्या आता है कि आपको चेंज ओवर करना मुश्किल हो जाता है। सपोज क्या है कि आपने बोला कि यार मैं क्लाउड यूज करूंगा गूगल का, आपने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है जो गूगल की ड्राइव पर चल रहा हो, ठीक है ना। अब आपको सॉफ्टवेयर को कहीं और चेंज करना है, तो किसी और क्लाउड पर आपको चेंज करना है, तो आपके पास इशू आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आएगा, हाँ, स्पेसिफिकेशन का इशू आएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास लिमिटेशंस होती हैं कि जब आप पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हो तो ये आपको इन चीजों का आपको केयर करनी पड़ती है। और सर वो PSTN क्या होता है? अच्छा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क ना, बेसिकली पीएसटीएन क्या है, हमारे पास एक टेलीफोन नेटवर्क है। दो हमारे पास टेलीफोन सर्विसेज हमारे पास चल रही होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। एक को हम कहते हैं पीएसटीएन और एक को हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। अच्छा, अच्छा भाई, पीएसटीएन के अंदर क्या होता है बेटा कि सपोज क्या कि यू वांट टू मेक अ कॉल, हाँ, तो आपने अपना टेलीफोन लाइन से कोई नंबर डायल किया, वो नंबर क्या होगा, आपके टेलीफोन लाइन जो है आपको कनेक्ट करेगी आपकी टेलीफोन एक्सचेंज से। इसको आप एग्जांपल इस तरह ले लो कि आपके पास ये एक बल्ब है, ठीक है ना, इस बल्ब को आपको क्या करना है, ऑन करना है। तो आपको क्या करना होगा, एक सर्किट को कंप्लीट करना होगा। अगर आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा तो आपका बल्ब ऑन होगा। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा तो आपका बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, आपने इसको सर्किट को कंप्लीट नहीं किया, ये ब्रेक है तो ये बल्ब ऑफ है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। और ये बल्ब कब तक ऑन रहेगा, जब तक कि आपका ये सर्किट कंप्लीट है। जैसे ही इस सर्किट को आप ब्रेक करोगे, जैसे ही आप इस सर्किट को ब्रेक कर दोगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना बेटा, है ना। जैसे ही यस आपने सर। सर्किट को ब्रेक कर दिया तो अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही पीएसटीएन के अंदर क्या होता है। सपोज क्या है कि ये एक यूजर है, ये यूजर जो है किसी से कॉल करना चाह रहा है, इससे, ठीक है, इसको कॉल करना चाह रहा है। अब इसको अपने टेलीफोन के थ्रू इससे बात करनी है, तो अगर ये पीएसटीएन यूज कर रहा है तो इसको अपने सेट से लेकर इसके सेट तक एक सर्किट को स्टेब्लिश करना है। ये कॉल इनकी उस वक्त तक रहेगी जब तक कि ये सर्किट स्टेब्लिश रहे। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये आपने कॉल मिलाई, पहले वो आपके एक्सचेंज से आके मिलेगी, वो एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज से को कनेक्ट करेगा, वो एक्सचेंज तीसरे एक्सचेंज को कनेक्ट करेगा, वो चौथे को, और ये क्या करेगा, सपोज किया कि ये कनेक्ट हो गया आपके यूजर से। अब आपने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दी, अब आपकी लाइन जो है वो डेडिकेटेड लाइन है, डेडिकेटेड सर्किट है, वो कंप्लीट हुआ हुआ है और आप बात कर रहे हैं। जैसे ही, अच्छा, आपकी बात उस वक्त स्टार्ट होगी जब ये सर्किट कंप्लीट होगा। और सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब आपका जो जिसको आप कॉल कर रहे हो वो आपकी कॉल को पिक कर ले। जैसे ही वो आपकी कॉल को पिक करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आप उससे बात करते रहोगे। और ये आपकी कम्युनिकेशन उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ये सर्किट कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट कब तक होगा, जब तक ये सारे के सारे एक्सचेंज एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और आपके यूजर ने कॉल को पिक की हुई है और आप उससे बात कर रहे हो। आप में से कोई भी किसी भी जगह अगर ये सर्किट ब्रेक होगा तो आपकी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये होती है पीएसटीएन।
इसके अदर हैंड के ऊपर इसके अपोजिट हमारे पास जो मेथड है वो कहते हैं सर्किट स्विच, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी आपको मैसेज या जो भी आपको कम्युनिकेशन करनी है उसको हम क्या करते हैं, अपने डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम पेलोड भी कहते हैं, डेटा पैकेट भी कहते हैं। इस पैकेट के अंदर यहाँ आपका डेटा होता है और इसके साथ एक हेडर लगा होता है जिसके अंदर आईपी एड्रेस होता है, सेंडर का आईपी एड्रेस होता है, रिसीवर का पैकेट का सीरियल नंबर होता है और डिफरेंट थिंग्स होती हैं। अब डेटा आपने ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जब डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। अब जब आपने डेटा सेंड कर रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई सर्किट बिल्ट हो तो ही आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। आपने डेटा सेंड कर दिया, इट मे बी पॉसिबल कि आपका डेटा जो है डिफरेंट राउट्स को यूज करते हुए पहुंचे अपने डेस्टिनेशन तक, और हो सकता है आपके डेस्टिनेशन के ऊपर आपका यूजर अभी डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। सारे के सारे डेटा पैकेट्स वहां पर पहुंचेंगे। वहाँ ये भी नेसेसरी नहीं कि डेटा के पैकेट्स इन ऑर्डर पहुंचे, वो डिफरेंट ऑर्डर के अंदर पहुंच सकते हैं, डिफरेंट रूट के साथ पहुंच सकते हैं। जब वो आपके रिसीवर के पास पहुंचेंगे तो रिसीवर के पास पहुंचने के बाद वो पैकेट्स क्या होंगे, रीअसेंबल होंगे, फिर दोबारा एक फाइल बनेगी और उस फाइल को आपका रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये क्या है आपका पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपने डेटा को क्या करें, सीक्वेंस के अंदर भेजें। आपका रिसीवर उस वक्त ऑनलाइन, आपके पास जो व्हाट्सएप का मैसेज आता है वो पैकेट स्विचिंग के थ्रू आता है। आप किसी को ईमेल करते हो, किसी को कोई फाइल सेंड करते हो, कुछ भी करते हो, तो सारा का सारा काम किसके थ्रू हो रहा होता है, पैकेट स्विचिंग के थ्रू। अब इसमें आपका रिसीवर उस वक्त ऑनलाइन नहीं हो तब भी आपका मैसेज सेंड हो जाएगा, ठीक है ना, और जब वो ऑनलाइन होगा तो उसको रिसीव हो जाएगा। लेकिन आप सही। पीएसटीएन के अंदर जब तक दोनों ऑनलाइन नहीं हो आपकी डेटा की ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं होगी। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जब तक आप कॉल रिसीव नहीं करोगे मैं कॉल मेरी स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है ना। और अगर कोई डेटा का पैकेट अगर लॉस हो गया तो लॉस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे इसमें क्या होगा, पैकेट स्विचिंग के अंदर आप भले इस वक्त मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, मैं आपको कोई फाइल सेंड कर रहा हूँ, आप भले ऑफलाइन हो जाओ, फाइल सेंड हो जाएगी। जब आप ऑनलाइन होगे तो फाइल आपके पास रिसीव होगी, मेरे पास से डेटा चला जाएगा। मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, तो जब तक आप कॉल को पिक नहीं करोगे मैं मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो वो क्या है, आपका पीएसटीएन है और ये पैकेट स्विचिंग। सर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यही है कि आप क्या कर रहे होते हो कि डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हो यूजिंग पीएसटीएन, ठीक है ना। पीएसटीएन के थ्रू क्या कर रहे होते हो, आप अपने डेटा की ट्रांसमिशन करते हो और आपका जो डेटा जा रहा होता है वो बेसिकली आपकी ऑडियो फाइल है, वो आपकी ट्रांसमिट हो रही होती है जब तक आप सर कॉल ये को रिसीव। सबनेट मास्किंग में क्या करते हैं? किसके अंदर बेटा? सबनेट मास्किंग। हाँ, सब नेट मास्किंग था हमारे पास और नेटिंग था। नेटिंग क्या यस। था बेटा? नेट बॉक्स हमने किया था, याद है ना। यस नेट बॉक्स के अंदर क्या हो रहा था बेटा मेरे बच्चों? नेट बॉक्स के अंदर हम क्या करते थे कि सर, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस को सेफ रखते थे और पब्लिक आईपी एड्रेस आगे हाँ ट्रांसफर हाइड करते कर देते थे। अब सबनेट मास्किंग है, बेसिकली हमारे पास जो क्लास सी आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है ना, क्लास सी आईपी एड्रेसेस के थे। अंदर यस आपके पास 24 बिट्स किसके लिए यूज हो रहे होते हैं, होस्ट आईडी के लिए सर। और नेट आईडी के लिए, और यस। आपके पास 8 बिट यूज हो 8 रहे बिट थे किसके लिए, होस्ट आईडी। होस्ट आईडी के लिए। अब अगर सपोज किया कि आपने, अच्छा हमने ये कहा था कि हमारे पास जो क्लासेस हैं, तो क्लासेस जो है हमारी पहली क्लास कहाँ से कहाँ तक थी बेटा? सर 0 to 127। 0 to 127 ये थी हमारे पास क्लास ए। 1 to 8 से 191। 191 हमारे पास क्लास बी थी। फिर 2 से लेके 223 तक। 19223 तक हमारे पास क्लास सी थी। अब सपोज किया है कि मैंने एक क्लास सी की आईपी परचेज की है, मुझे एक आईपी मिली है 192.193 कर लेता हूँ,
193.75.90 ये मैंने आईपी परचेज कर ली है। जब मैंने ये आईपी परचेज कर ली है क्लास सी की, ठीक है ना, अब कोई भी मुझे डेटा सेंड करेगा तो ये पता चल जाएगा डेटा जो है इस आईपी एड्रेस के ऊपर आ रहा है, तो ये मेरे पास आएगा। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितने अपने होस्ट को आईपी असाइन कर सकता हूँ, 0 से लेके 193.75.90.255, ठीक है ना। तो मैंने कितने अपने यूजर को मैं आईपी, कितने होस्ट को आईपी असाइन कर सकता हूँ, मैं 256 होस्ट को मैं आईपी असाइन कर सकता हूँ। ठीक है भाई, सही है। बात समझ में आ रही है। अब सपोज किया कि मेरे पास जो है जिस तरह मैं बुक के अंदर एग्जांपल दी है वही एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ, कि सपोज क्या मेरे पास 7 डिपार्टमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 7 क्लास सी आईपी एड्रेसेस परचेज करनी पड़ेंगी। अब 7 क्लास सी आईपी एड्रेसेस मैं परचेज कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो हो गया 255 टाइम्स 7, तो कितनी आईपी एड्रेसेस मैंने परचेज कर ली हैं। एक क्लास सी के आईपी के साथ मुझे 256 सॉरी 1785। 256 मुझे आईपी एड्रेसेस मिलती हैं। तो मेरे पास 1792 आईपी एड्रेसेस मैंने परचेज कर ली हैं। इसका मतलब मैंने 7 डिपार्टमेंट है ना, तो मैंने इतनी आईपी, अब ये इतनी आईपी एड्रेस, अब दुनिया के अंदर जो आईपी एड्रेसेस है वो लिमिटेड है, ठीक है ना। अब जब लिमिटेड आईपी एड्रेसेस हैं और उनमें से हमने इन आईपी एड्रेसेस को हमने परचेज कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आईपी एड्रेसेस किसी और के लिए, किसी भी दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है। अब सपोज किया कि मेरे पास डिपार्टमेंट थे 7, और हर डिपार्टमेंट के अंदर 7 डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास, और हर डिपार्टमेंट के अंदर अब मेरे पास जो है कितने आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकता हूँ मैं 256 आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूँ। लेकिन मेरी कंपनी में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सपोज किया हर डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास 20 आईपी एड्रेस, 20 कंप्यूटर हैं, 7 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में कितने कंप्यूटर्स हैं, मेरे पास 20 कंप्यूटर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आईपी एड्रेसेस जिनकी मुझे असल में नीड है वो 7 टाइम 20 है, तो मुझे नीड है 140 आईपी एड्रेसेस की। एक्चुअल नीड क्या है मेरी, 140 आईपी एड्रेसेस की हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, परचेज कर लिया 1792। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट जो है 1600 आईपी एड्रेसेस वेस्ट में चली गई, है ना। यस वेस्ट हो सर। गई ना, आप यूज ही नहीं कर रहे हो, आपने परचेज कर लिया, या आपके पास पैसे थे आपने परचेज कर लिया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो है वो वेस्ट में चला गया। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सबनेट मास्किंग करते हैं। सबनेट मास्किंग क्या करते हैं, हमारे पास 7 डिपार्टमेंट है ना, तो हम क्या करते हैं, अच्छा अब ये आईपी एड्रेस होगा, ये जो आईपी एड्रेस है बेसिकली इसकी रेंज क्या है, इसकी ये 8 बिट का है ना, तो 8 बिट का होने का मतलब ये हुआ कि ये 0 0 0 0 0 0 0 0 से लेके ये चलेगा 1 1 1 1 1 1 1, ये है मेरे पास 256। हमने क्या किया, 7 डिपार्टमेंट है ना, तो मैंने क्या कर दिया कि 3 बिट्स को, अगर मैं 3 बिट ले लेता हूँ डिपार्टमेंट के लिए, तो 3 बिट्स जो है अभी होगा, ये हो जाता है बेटा, एक मिनट, हाँ। तो है, सब चलेगा, कोई भी नहीं है। हमना हारून, हाँ बेटा, किसने पूछा था ये, मैंने सर। हाँ। तो अब क्या हुआ है कि हमने क्या किया है वो, अच्छा, तो 0 0 0 0 से लेके कितना है हमारे पास, 1 1 1 1 1 1 1। इसमें हमने क्या कर दिया, 3 बिट को यूज कर लिया, किसके लिए, हमने डिपार्टमेंट के लिए। हमने कह दिया कि 0 0 0 से जो भी शुरू होगा, तो 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 1, ये होगा डिपार्टमेंट नंबर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज क्या बनी, इसकी रेंज बनी 0 2 1 2 4 8 16 31 31,
ठीक है। फिर डिपार्टमेंट नंबर 2 हमने ले लिया। डिपार्टमेंट नंबर 2 शुरू हो रहा है 001 सारे 0, 001 सारे 1। तो ये हो गया 32 से लेके 63 तक, ये डिपार्टमेंट नंबर 2 हो गया। ठीक है। फिर इसी तरह डिपार्टमेंट नंबर 3 आएगा, डिपार्टमेंट नंबर 4, डिपार्टमेंट नंबर 5, डिपार्टमेंट नंबर 6 और इस तरह ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका सबनेट मास्किंग। सही है बच्चों। यस सर। चलो फिर सर इंशाल्लाह फिर रखें। हाँ बोलो बेटा। सर क्लाइंट सर्वर मॉडल की एग्जांपल दे दें। क्लाइंट सर्वर मॉडल तो कोई भी ऐसा कंप्यूटर जहां पर आपने कोई सर्वर रखा हुआ है, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर आपने रखा। एक प्रिंट आपने एक कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर लगा दिया और सारे दूसरे होस्ट क्या कर रहे हैं उस प्रिंटर को यूज कर रहे हैं, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। हेलो। यस सर। ठीक है ना, आपने एक कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हैं, सारे कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है बेटा। चलो यस सर। अब एक क्लास हम कल शाम में रख लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर सही। ठीक है बेटा। यस सर सही है। चलो अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।